हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। पॉलिटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट रहता है, टॉपिक रहता है, जिससे हर वर्ष एक क्वेश्चन बनने की पूरी आशंका रहती है। और ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा टफ टॉपिक है, बस थोड़ा सा है। और इसके बारे में आपको सिर्फ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे वो याद रखने हैं, और किस प्रकार से ये जुड़ा था वो सारी चीज़ें याद रखनी होती है। और 11 ड्यूटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, और फ्री का 1 नंबर इसमें मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार से पृष्ठभूमि निर्मित होती है और क्या चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब भारतीय संविधान बना था 26 नवंबर 1950 को, उस समय मान के चलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक किताब है। 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था। आंशिक रूप से तो लागू इसी दिन हो गया था, लेकिन वैसे 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक्चुअल में क्या था, जो ये किताब थी इसमें कुछ चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर बने थे, और उन चैप्टर्स में जो है मूल रूप से 22 चैप्टर थे। 22 चैप्टर है जिनको हम भाग के नाम से जानते हैं। इसी में जो है कुछ, जैसे पहला जो चैप्टर था वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में था, संघ तथा राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरा चैप्टर जोड़ा गया जो नागरिकता के बारे में है। तीसरे चैप्टर की अगर बात की जाए, मौलिक अधिकारों के बारे में है। चौथा चैप्टर जो रहेगा वो आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और उसके बाद जो है पांचवा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा संघ का। तो देखिए, पहले क्या था कि जिस प्रकार से ये चैप्टर जोड़े गए थे उस दौरान मूल कर्तव्यों जैसी कोई बातचीत नहीं थी। उसका कारण ये था कि जो भारतीय लोग हैं, या जो संविधान के पिता थे, उनको ये लगता था कि भारतीय लोग अपने कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग है, वो जानते हैं कि उनके किस प्रकार से जो है कर्तव्य है। तो इसलिए उन्होंने जो है इस चीज़ को नहीं जोड़ा था, एक पॉइंट। और दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा कि मौलिक अधिकार, और उसके बाद यहाँ पे एक भाग और जुड़ेगा जो इंदिरा गांधी जी के समय में जुड़ेगा 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो उसमें क्या होता है, मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पे लगेगा कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में, और मूल कर्तव्य जो है क्यों फिर 4 क में आते हैं, बजाय इसके कि डीपीएसपी के साथ क्यों नहीं है, डीपीएसपी से पहले क्यों नहीं है, मौलिक अधिकारों के साथ क्यों नहीं है। तो इसका ये कारण है कि जब संविधान निर्माताओं के द्वारा हमें मौलिक अधिकार दिए जा रहे थे, तो उस दौरान जो है उन्होंने 12 से लेकर 35 तक हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए, और उसके अलावा 35 से लेकर 51 तक के जो डीपीएसपी है वो भी कहीं ना कहीं हमें मौलिक अधिकार ही थे। लेकिन फिर जो है एक डिबेट और संविधान में चली कि अगर आप इतने ज़्यादा लोगों को राइट्स दे दोगे तो संस्थाएं जो होगी या जो राज्य होगा वो किसी प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। तो फिर एक और डिबेट चली कि अभी जो है भारत इतना विकसित नहीं है, ना ही इतने संसाधन है कि इस प्रकार के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो उन प्रकार की चीज़ों को जो है भारत में लागू किया जा सकता है। तो इनको जो है ऐसा बनाया गया कि मौलिक कर्तव्यों को हम 35 तक रखते हैं, और उसके बाद की जो सारी चीज़ें हैं वो राज्य के कर्तव्य के रूप में डाल देते हैं कि जब जब राज्य के पास संसाधन आते रहेंगे वो अपने अकॉर्डिंग जो है डीपीएसपी को प्रदान करता रहेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है मूल कर्तव्य के बारे में कि क्यों जो है मौलिक अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य नहीं है, बीच में डीपीएसपी क्यों है। तो डीपीएसपी भी एक प्रकार से जो है मौलिक अधिकार थे, पर वो इस प्रकार के मौलिक अधिकार है जो राज्य समय समय पर आपको किस्तों के माध्यम से देता रहेगा, जैसे जैसे उसके पास संसाधन विकसित होते रहेंगे। तो ये जो है दो डिबेट आपको, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है, तो दोनों का मैंने आंसर दे दिया। इसके अलावा अब देखते हैं मूल कर्तव्य किस प्रकार से चीज़ें रहती है। तो देखिए, मूल कर्तव्य की जब बात करते हैं तो मूल कर्तव्य माने हमारी मौलिक जिम्मेदारी, यानी कि सबसे प्रमुख जिम्मेदारी क्या है, वही मूल कर्तव्य है। तो क्या था कि जब मैंने जैसा कि कहा कि भाग 4 के बाद भाग 5 था, यहाँ पे आपको डीपीएसपी देखने को मिलेंगे, और 5 में आपको देखने को मिलेगा कि संघ के बारे में लिखा गया है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में जो है इंदिरा गांधी के समय में जब आपातकाल लगा 1976 में, तो उस दौरान देखने को मिला कि इन्होंने मूल कर्तव्य जैसा एक पार्ट जोड़ा, मूल कर्तव्य जो है एक भाग जोड़ा, इन्होंने भाग 4 क जोड़ा। तो उसके दौरान उसके तहत जो है मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए। लेकिन इस दौरान भी आपको देखने को मिलेगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत केवल 10 ही मूल अधिकार जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। जबकि जो 11वां मूल कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में
जब अटल जी की सरकार थी और जो राष्ट्रपति थे वो अब APJ अब्दुल कलाम जी थे, उस दौरान जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि शिक्षा को भी मूल अधिकार में जोड़ा गया। तो ये इस प्रकार से आप मूल कर्तव्य में जोड़ा गया, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं PDF में किस प्रकार से लिखा है और क्या सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं PDF से। तो देखिए, मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो भाग 4 क में है। और होता क्या है कि किस प्रकार से एक्चुअल में क्या होता है, भाग जो मूल संविधान में है उनको ऐसे लिखा जाता है 4 भाग 5, इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन जो अनुच्छेद या संशोधन के माध्यम से जो अनुच्छेद या भाग जुड़े होते हैं उन्हें इस प्रकार से ब्रैकेट के बाद कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती है, तो उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि भाग 4 से संबंधित ही बातें जो देखने को मिलती है वो अगले भाग में ना ऐड करके, ऐसा नहीं था कि 22 चैप्टर पहले बना दिए थे तो अब 23वां चैप्टर फिर से स्टार्ट किया जाए। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो DPSP है वो तो 51वें अनुच्छेद 50वें अनुच्छेद तक खत्म हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद 51वें अनुच्छेद तक खत्म हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप 23वें चैप्टर पे जो है मूल कर्तव्यों को पढ़े। तो ऐसी चीज़ें ना हो, तो ऐसा किया गया कि बाद में जो भी डॉक्यूमेंट तैयार हुए वो इसी के साथ जोड़ दिए गए, तो भाग 4 क पड़ गया उसका नाम। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। तो भाग 4 क में है, अनुच्छेद जो है 51 क में आपको देखने को मिलेंगे, और पहले 10 जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत और 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसके अलावा देखते हैं मूल कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ USSR, जो वर्तमान में रशिया है, 1990-91 में जो है उसका विघटन हुआ। उसके बाद जितने भी हमें देखने को मिलते हैं, सोवियत संघ अलग अलग टुकड़ों में बंटा और मध्य एशिया के कई देश देखने को मिलेंगे, और जो है आर्मेनिया साइड के देश आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे जो है रूस से ही टूट कर अलग बने थे। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि जो तत्कालीन सोवियत संघ था, वर्तमान का रूस, उससे हमने ये मूल कर्तव्य लिए थे। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो ये चीज़ हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। यह समिति आपातकाल के दौरान 1976 में संविधान की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। और याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन है इसी को लघु संविधान भी बोला जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशन जो है इस समिति के द्वारा दे दी गई थी कि जितना हमारा संविधान बढ़ा था उतनी ज़्यादा इनकी सिफारिशें भी हो गई थी कि इस प्रकार का परिवर्तन कीजिए, उस प्रकार से परिवर्तित कीजिए। तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे कि संविधान में काफ़ी छेड़छाड़ हुई थी। जो मौलिक संविधान था हमारा, उससे अलग काफ़ी छेड़छाड़ की गई थी। तो उस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, तभी जाकर जो है इसे लघु संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि अनुच्छेद 51 क में है और भाग 4 क में जोड़ा गया है। शुरुआत में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है, यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। तो देखिए होता क्या है, जैसे आपको बोला गया है कि उच्च आदर्शों का आप क्या करेंगे, उच्च आदर्शों का सम्मान करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मान के चलिए महात्मा गांधी जी का सम्मान नहीं करता है, क्योंकि वो भी तो स्वतंत्रता सेनानी थे, और दूसरी ड्यूटी तो यही बोलती है कि उनका भी सम्मान किया जाएगा। तो कोई व्यक्ति अगर महात्मा गांधी जी का सम्मान नहीं करता या उनकी आलोचना करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके विरुद्ध जो है कानूनी रूप से उसके ऊपर केस कर सकते हो या उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ये कानूनी रूप से बाध्य है और ना ही ये न्यायिक रूप से बाध्य है। यानी कि इसके ऊपर ना केस किया जा सकता है और ना ही न्यायालय जाया जा सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं मूल कर्तव्य कौन कौन से, और कौन कौन से जो है 11 मूल कर्तव्य है। तो पहला जो रहेगा, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो देखिए संविधान का पालन करना आपको समझ आ गया होगा। उसके आदर्श क्या है, तो जो प्रस्तावना में वर्णित है वही उसके आदर्श है। जैसे भारत संप्रभु होगा, एकता अखंडता जैसी बातें हैं उसमें लिखी हुई, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। तो उसके आदर्शों की ये बातचीत होती है। संस्थाओं के बारे में बात की जाए तो जितनी भी संवैधानिक बॉडीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे UPSC हो गया या निर्वाचन आयोग हो गया, वो सारी संस्थाओं का जो भी डिसीजन होगा उनका आप सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को अपनाना तथा उनका पालन करना। आदर्श क्या हो सकते हैं, वो आपकी कोई महान हस्ती हो सकती है या किसी प्रकार से, जैसे स्वतंत्रता समानता वाली बातें थी, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व वाली चीज़ें, उन सबको जो है आप सम्मान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी दूसरी ड्यूटी के अंतर्गत।
आगे बात करते हैं तीसरी के बारे में, तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना। तो देखिए, भारत की संप्रभुता से तात्पर्य है कि भारत जो है संप्रभु है, अर्थात इसके ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो इसकी नीतियों को प्रभावित करती हो। फॉर एग्जांपल, वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का दबाव रहेगा या चाइना का दबाव रहेगा, तो उसकी जो है वो नीतियाँ कहीं ना कहीं इफेक्ट की जाती है इन दोनों देशों के द्वारा। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हो सकता है उन्होंने अपने संविधान में लिखा हो कि वो भी संप्रभु है, लेकिन देखने पर ऐसा महसूस नहीं होता कि वो संप्रभु है, क्योंकि उनकी नीतियों को इफेक्ट किया जा रहा है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इस प्रकार की कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो भारत संप्रभु है। एकता, भारत की एकता मतलब सभी राज्य जो है वो एक देश है, तो उस प्रकार से एकता की बातचीत है। अखंडता, सारे जो मतलब सभी राज्य जो है एक है और इनमें जो लोग हैं उनके अंदर एकता की भावना रहनी चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो देखिए, जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हो सकता है कि आपको जो है सेना में भर्ती होना पड़े, तो उस दौरान आपको अपनी सेवाएं देनी पड़ेगी, तो वो आपका कर्तव्य है। जब आवश्यकता होगी तब जाकर जो है आप देश की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा आपको करनी होगी। सभी भारतवासियों में समरसता और भाईचारे की भावना पैदा करना, कि किसी प्रकार से धर्म या किसी दूसरी तरह से जो है दूसरे लोगों के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो धार्मिक हो या कोई भाषाई भेदभाव नहीं कर सकते। क्षेत्रीय विविधता आपको देखने को मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें जो है आप उनके आधार पर ना तो भेदभाव कर सकते हो, और अगर कोई है जैसे अलग धर्म का व्यक्ति है, अलग भाषा बोलता है, या क्षेत्रीय विविधता अलग अलग है, किसी का कल्चर, रहन सहन, खान पान अलग अलग हो सकता है, तो आपको उन सब का भी सम्मान करना पड़ेगा। तो ये पांचवी ड्यूटी बोलती है। आगे चलते हैं। छठा, भारत की समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का मूल्यांकन करना और उसका संरक्षण करना। तो भारत की संस्कृति किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी कि हमारे जितने भी सांस्कृतिक, कोई फेयर हो गया या किसी प्रकार का त्यौहार हो गया, या आप देख के चलिए कि कोई भी राजा हो गया, या कोई भी अन्य चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, राष्ट्रीय स्मारकें देखने को मिलेगी, तो वो सारी हमारी सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा ही तो है। उनका हम मूल्यांकन भी करेंगे और संरक्षण भी करेंगे, बचाकर भी उनको रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये छठा मौलिक कर्तव्य है वो इस बारे में बात करता है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे और सुधार करेंगे। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के इस प्रकार से कि पेड़ पौधे हो गए, हम इन्हें अत्यधिक नहीं काटेंगे, जितनी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग काटेंगे, और अगर काट भी रहे हैं तो हम जो है कहीं और दूसरी जगह पे जो है उतने ही वृक्ष लगाने का प्रयास करेंगे। तो वो हो गया प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे, जिसमें वन, झील, नदियाँ, वन्य जीवन आदि शामिल है। तो जैसे वन हो गए तो मतलब ज़्यादा नहीं काटेंगे, झीलें होगी, नदियाँ होगी, इन्हें प्रदूषित नहीं करेंगे, वन्य जीव जो होंगे तो अवैध शिकार जैसी बातचीत आ जाती है कि उनकी भी हम किसी प्रकार से हत्या नहीं करेंगे और जीवों के प्रति दया भाव रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें दिखने को मिलती है। उसके बाद आता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, मानवतावाद और सुधार की भावना का विकास करना। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की किसी भी प्रकार की चीज़ को, अगर कोई अंधविश्वास चलता आ रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको मानते चलिए, पहले उसको तार्किकता के आधार पर आपको देखना आवश्यक हो जाएगा कि क्या वो सही है या नहीं। तो उस प्रकार से आपको वो वाला दृष्टिकोण जो है रखना, वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। उसके बाद आगे बात की जाए तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। तो सार्वजनिक संपत्ति की बात करें तो सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है? तो सार्वजनिक संपत्ति जो भी सरकार के द्वारा निर्मित संपत्ति है उसे सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। जैसे रेलवे हो गया, बस स्टैंड हो गए, सरकारी बसेस होगी, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जितनी भी सरकार के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं या सरकार की जो भी चीज़ें हैं वो सारी सार्वजनिक संपत्ति में होती है। सार्वजनिक संपत्ति मतलब किसी और की नहीं, लोगों की अपनी संपत्ति है, तो उसका जो है सम्मान करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। हिंसा से दूर रहेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। 9वां कर्तव्य देखने को मिलेगा, हिंसा नहीं करेंगे ताकि देश में जो है पूरी तरह से शांति बनी रहे, किसी प्रकार से जो है अराजकता ना फैले और देश आसानी से चलता रहे आगे। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको 9वें मूल कर्तव्य में देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, व्यक्तिगत हो अपने लेवल पर या ग्रुप के साथ जो है जो भी एक्टिविटी हो सकती है उनके साथ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे सबको लेके।
खुद भी अपना विकास करेंगे और जितने भी हमारे सराउंडिंग लोग होंगे उन सबको आगे लेकर चलेंगे ताकि देश की समृद्धि हो सके। उस प्रकार की चीज़ें आपको 10वें में देखने को मिलेगी। 11वां मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। यह कर्तव्य बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। इसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है। तो ये सिंपल सी बात करता है कि जो आपका 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा का, क्योंकि उस दौरान जो है बच्चे को इतनी समझ नहीं होती। खैर 20-22 तक भी बच्चे को समझ नहीं होती शिक्षा का वास्तविक मूल्य क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो इस उम्र तक तो बिल्कुल भी समझ नहीं होती। तो यहाँ पे फ़र्ज बन जाता है माता पिता या अभिभावक जिसके साथ वो रहता है उनका कर्तव्य है कि उसे वो जो प्रारंभिक शिक्षा होगी उसे कम से कम दिलाने की वो पूरी कोशिश करे। वो उसका कर्तव्य होगा कि वो उसे स्कूल भेजे। इसके बाद देखा जाए यह कर्तव्य जो है अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह बच्चों को शिक्षित करने की भी जिम्मेदारी रखता है। तो यहाँ पे क्या है जो आपको देखने को मिलेगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं ये इनको शिक्षा प्रदान करना, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे 21A में आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको DPSP में भी देखने को मिलेगी और अंततः आपको देखने को मिलेगी जो हमारा मूल कर्तव्य है 51 क के तहत जो 11वां मूल कर्तव्य है उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है जो भी कुछ मूल कर्तव्य थे हमारे 11 वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो यही जो है इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपको, जिस प्रकार से अगर आपसे हो सकता है इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि 10वां मूल कर्तव्य के बारे में 10वां मूल कर्तव्य क्या है, तो आपको ऑप्शन में 4 मूल कर्तव्य दे दिए जाएंगे और आपको एक ऑप्शन पिक करना पड़ेगा। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे और ये जो है हमारा आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।